सारे बच्चे लेफ्ट कर दो, तुम्हारी क्लास में चले गया। बच्चों अब सभी बच्चे पाठ पढ़ लेना, ठीक है। हाँ, कर लेंगे आपकी क्लास। अब वो टाइम ओवर हो गया बेटा, ठीक है। हाँ, इस पाठ का सुंदर सा सुलेख लिखना, ठीक है। हाँ, और कठिन शब्द लिखना, ठीक है। सारे बच्चे लेफ्ट होते चले जाओ जल्दी से। छठी क्लास लेफ्ट हो जाओ। नमस्ते मैम। नमस्कार बच्चे। छठी क्लास, छठी क्लास लेफ्ट हो जाओ। छठी क्लास। नमस्ते मैम। नमस्कार बच्चे, नमस्कार। छठी क्लास। अर्पण अभी लेफ्ट नहीं हुए बच्चे आप। अब सारे 10th के हैं या अभी कोई है अभी छठी का? मैम ये क्या छठी का? कौन है? वैभव। वैभव मैम। वैभव छठी का है? यस मैम। वैभव, आप छठी की क्लास के बच्चे? यस मैम। फिर टाइम हो गया बच्चे आपका। ओके मैम। हाँ, लेफ्ट हो जाओ बच्चे। लेफ्ट हो जाओ। लेफ्ट होने में इतना टाइम होता निकलता भाई। समझ ही नहीं आती इन छोटे बच्चों को। भाई वैभव, हमारे भी क्लास चलेगी, लेफ्ट हो जा। 10th क्लास के सभी बच्चे बजे, सभी कुशल मंगल, सब बढ़िया। यस मैम। पुस्तक निकालो बच्चों। क्षितिज, आज संस्कृति नामक पाठ पढ़ेंगे और उसके प्रश्न अभ्यास भी करेंगे। ओके मैम। वैभव, मैम अटेंडेंस लगा दो। हैं? क्लास में आती है अटेंडेंस? लास्ट में स्क्रीनशॉट लूंगी, मैम। स्क्रीनशॉट लूंगी बच्चे। मैम बिट्टू भाग जाता है। भाइयों कुछ भी कह रहा है। अभी इंग्लिश के पीरियड में पूरा टाइम रहा हूँ, मैथ्स में भी सब में भाग रहा है भाई। आप कॉल कर लियो, मैम को कॉल कर लो। मैम आप प्रीति मैम को। अच्छा। पुस्तक निकाल ली सबने? हाँ, तो अब हम जो है बिट्टू से ही पढ़वाएंगे, ठीक है। बिट्टू पढ़। हाँ, बिट्टू परिचय पढ़ो। भदंत आनंद कौशल्यायन। बिट्टू माइक ऑन करो बच्चे। यस मैम। माइक ऑन करो। यस मैम। हाँ, माइक ऑन करो। पढ़ो। मैम मेरी सीपीटी की बुक खो रखी है, मैम बताया तो था मैम आप। बच्चे एनसीईआरटी, मैंने भी तो एनसीईआरटी डाउनलोड कर रखी है। मैं भी तो एनसीईआरटी से पढ़ रही हूँ। एनसीईआरटी, हाँ डाउनलोड कर लो, मैं सारा उसी से तो पढ़ा रही हूँ तुम लोगों को। मैम आज आप पढ़ा लो, मैं कल डाउनलोड करके मैम बता दूंगा। मेरे फोन में मैम आज नेट भी नहीं है। कितने बहाने लगाते हो बच्चे, कितने बहाने लगाते हो। मैम स्क्रीनशॉट भेजिए मैम। स्क्रीनशॉट क्या भेजेगा भाई? 4 बच्चों स्क्रीनशॉट किस चीज का? पढ़ लो। हाँ, क्या करें, जिनको पढ़ना वही तो आएंगे, जिनको नहीं पढ़ना उन्हें कैसे लेकर आओगे? वो कहते हैं ना कि जो है ना, आप घोड़े को तालाब तक लेकर आ सकते हो, तालाब तक आप बच्चे हो, पेरेंट्स विद्यालय तक लेकर आ सकते हैं, और जो है शिक्षक पढ़ा सकता है। उसके बाद कितना ज्ञान आपने ग्रहण करना वो आपकी क्षमता है ना। तो घोड़े ने कितना पानी पीना है वो उसकी वो है। तो बच्चे समय मत खराब करो, फटाफट से पाठ को पढ़ते हैं, ठीक है।
तो बच्चों इनका जन्म जो है 1905 में पंजाब के अंबाला के ज़िले सोहाना गांव में हुआ था। बचपन में इनका नाम था हरनाम दास। क्या नाम था? हरनाम दास। जन्म कब हुआ? 1905 में पंजाब के अंबाला जिला के सोहाना गांव में। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। अन्य हिंदी सेवी कौशल्यायन जी बौद्ध भिक्षु थे। उन्होंने देश विदेश में काफ़ी यात्राएं की तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन किसके प्रचार के लिए समर्पित किया? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पूरा जीवन इन्होंने अपना समर्पित कर दिया। वे गांधी जी के साथ लंबे अरसों तक जो है वर्धा आश्रम में रहे। 1988 में उनका निधन हो गया, स्वर्गवास हो गया। बच्चों उन्होंने जो है 20 से भी ज़्यादा पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से भिक्षु के पत्र, जो भूल ना सका, आह ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा न होते, रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा आदि प्रमुख हैं। बौद्ध धर्म दर्शन संबंधित उनके मौलिक और अनुदित अनेक ग्रंथ हैं, जिनमें जातक कथाओं का अनुवाद विशेष उल्लेखनीय है। देश विदेश के भ्रमण ने भदंत जी को अनुभव की व्यापकता प्रदान की और सृजनात्मक को समृद्ध किया। हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के माध्यम से देश विदेश में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार महत्वपूर्ण कार्य किया। कोई नहीं, जो बच्चे हैं क्लास में वही पढ़ लें, वही काफ़ी। 4 बच्चे अच्छे से वो कर लें तो मेरे लिए तो मेरी उसमें भी सफलता ही है कि 4 बच्चे तो आगे बढ़ेंगे। गांधी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के से विशेष प्रभावित थे। सरल सहज बोलचाल की भाषा में लिखे उनके निबंध, संस्मरण और यात्रा वृतांत काफ़ी चर्चित रहे हैं। अब बच्चों जो आपका पाठ है संस्कृति, ये एक निबंधात्मक शैली में लिखा गया है। कौन सी शैली में लिखा गया है? निबंधात्मक। हाँ, ये एक निबंध ही है। जैसे हम निबंध लिखते हैं ना, तो उसी तरह से ये भी जो है निबंध की तरह ही लिखा गया है। पाठ है जो हमारा संस्कृति। इसके लिखने वाले कौन है इस निबंध के? बोलिए बच्चे। भदंत आनंद कौशल्यायन। वेरी गुड। जिशान बोल रहे हैं ना? यस मैम। हाँ, तो बच्चे इस पाठ में जो है संस्कृति निबंध में हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। कौन से? जो इस सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए प्रश्न है, उन्हें सुलझाने की, उनके साथ बहस करने की हमें प्रेरणा मिलती है। इस निबंध में भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने अनेक उदाहरण देकर हमें पूरा सभ्यता और संस्कृति के बारे में समझाने का प्रयास किया है। सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं? दोनों एक ही वस्तु हैं अथवा अलग अलग। वे सभ्यता और संस्कृति का परिणाम मानते हुए कहते हैं कि मानव संस्कृति अविभाज्य है, जिसको नहीं तोड़ा जा सकता, जिसको भाजित नहीं किया जा सकता। उन्हें संस्कृति का बंटवारा करने वाले लोगों पर आश्चर्य होता है। जो संस्कृति का क्या करते हैं? बंटवारा करते हैं, उन्हें उन पर आश्चर्य होता है और दुख भी होता है। उनकी दृष्टि में मनुष्य के लिए कल्याणकारी वो चीज़ है जो मनुष्य का कल्याण करता है। जो मनुष्य कल्याण नहीं करता, उन्हें वो ना तो सभ्य मानते हैं और ना ही संस्कृति मानते हैं। ठीक है, अब जो है पाठ पर ध्यान दें। पाठ समझा रही हूँ बच्चे में। प्यारे बच्चों, जो शब्द हमें सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे ज़्यादा, हो गया लेफ्ट। वेरी गुड। जिसने नहीं पढ़ना लेफ्ट ही होना है। सबसे अधिक ऐसे 2 शब्द हैं, सभ्यता और संस्कृति। इन 2 शब्दों के साथ जब बच्चों हम अनेक विशेषण लगाते हैं, तो उदाहरण के लिए भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता, तब दोनों शब्दों को थोड़ा बहुत अर्थ हमारी समझ में आ जाता है और
क्या गलत है और क्या सही है। क्या ये एक ही चीज़ है, दो वस्तुएं हैं? यदि दो हैं तो दोनों में क्या अंतर है? और यही हमें समझने की प्रेरणा और कोशिश देते हैं। बच्चों, कल्पना कीजिए कि जब मनुष्य ने अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ था, उससे पहले जो है हमारे घरों में जो चूल्हा जलता था, जिस आदमी ने पहले आग का आविष्कार किया था, वो कितना बड़ा आविष्कार करता होगा। किसकी खोज की थी जिसने? किसकी खोज की थी चिराग? जिसने आग की खोज की थी। क्या मैम, किसकी खोज? आग की खोज। वो बहुत बड़ा आविष्कार करता होगा। कल्पना कीजिए उस समय जब मानव ने सुई धागे का परिचय न था, जिस मनुष्य के दिमाग में सबसे पहले बात आई होगी कि लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे को छेद कर छेद में धागा पिरोकर कपड़े के दो टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं, वो कितना बड़ा आविष्कार करता रहा होगा। अभी इन दो उदाहरणों से प्यारे बच्चों विचार कीजिए। पहले उदाहरण में एक चीज है किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज है आग का आविष्कार। समझ गई दोनों? इसी प्रकार दूसरा है सुई धागे के उदाहरण में एक चीज है सुई धागे का आविष्कार, और दूसरी चीज क्या है? ये तो शक्ति है, दूसरी चीज क्या है? सुई धागे का आविष्कार करना दूसरी चीज है। जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग व सुई धागे का आविष्कार हुआ, वो विशेष व्यक्ति की संस्कृति है। क्या है? विशेष व्यक्ति की संस्कृति। और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो चीज उसने अपने तथा दूसरों के आविष्कार के लिए की, उसका नाम है सभ्यता। ठीक है? जो उसने अपने लिए और दूसरों के लिए जिस चीज का आविष्कार किया, वो क्या कहलाई बच्चों? सभ्यता। सभ्यता, वेरी गुड। जिस व्यक्ति ने पहली चीज जितनी अधिक व जैसी परिष्कृत मात्रा में देखी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक व वैसा ही परिष्कृत आविष्कार करता होगा। एक संस्कृत व्यक्ति, अब यहाँ पर देखिए, वहाँ ऊपर तो हो गई है सभ्यता की बात, अब यहाँ चल रही है संस्कृति। व्यक्ति किसी नई खोज जो खोज करता है, जो संस्कृत व्यक्ति मतलब सभ्य व्यक्ति किसी एक नई चीज की खोज करता है, किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वजों से अनायास ही प्राप्त होती है। हमें क्या आग की खोज करनी पड़ी? नहीं। हमें वो कहाँ से मिली? पूर्वजों से। हमें सुई की आविष्कार करना पड़ा, धागे का करना पड़ा। किससे मिला हमें सारी चीज? किससे मिला बच्चों? बताओ, किससे मिला बच्चों? हमें अपने पूर्वजों से मिला। ये सारे बच्चे ये नेट ऑन करके और चले गए क्या? नो मैम। फिर रिस्पांस क्यों नहीं दे रहे प्यारे बच्चों? रिस्पांस देना चाहिए ना। जो हमें सारी चीजें मिली हैं, वो हमें कहाँ से मिली हैं? क्या हमने किसी चीज का आविष्कार किया? अपने पूर्वजों से मिली हैं। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। क्या कहा? संस्कृत व्यक्ति किसे कहा? जिसकी बुद्धि और विवेक ने नए तथ्य का दर्शन किया, वही व्यक्ति क्या है? वास्तविक संस्कृत व्यक्ति वही है। उसकी संतान जिसे अपने पूर्वजों से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई है, वह अपने पूर्वजों की भली भांति, क्योंकि उसके पूर्वज क्या है? सभ्य है। पूर्वज क्या है हमारे? सभ्य है, जिन्होंने उस चीज का आविष्कार किया, और उस चीज
पर उन्होंने अच्छे से वो किया, तो जिसको जैसे हम क्लास में आते हैं, अब सभ्य और हम संस्कृति कब कहलाते हैं? क्लास में अनुशासन में बैठना, समय से कार्य करना, बड़ों का कहना मानना, गुरुओं का आदर करना, माता पिता का आदर करना, ये सब किस में आता है कि बच्चा सभ्य है, संस्कृत है? मानते हैं ना? नहीं तो हम क्या कहते हैं, बच्चा क्या है, अनुशासनहीन है। अनुशासनात्मक जो रवैया अपनाता है उसे तो हम कहते हैं बच्चा बड़ा अनुशासन में रहता है, कहते हैं ना? यस मैम। हाँ, तो प्यारे बच्चों, एक आधुनिक उदाहरण लेते हैं हम, न्यूटन वाला, ठीक है? इसमें हम जो है, न्यूटन ने, आपको पता है कि जिस सिद्धांत का आविष्कार किया उसे कौन सा सिद्धांत बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण। कौन सा सिद्धांत है? गुरुत्वाकर्षण। हाँ, जब वह संस्कृत मानव था, आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से परिचित है। जो विद्यार्थी हैं साइंस के, वो किस सिद्धांत से हम परिचित हैं? गुरुत्वाकर्षण। और ये हमें कहाँ से मिला है? अपने पूर्वजों से। हमने इसमें कुछ किया, जो हम नया आविष्कार किया कुछ हमने इसमें। अब जो हम नया आविष्कार करेंगे तभी हम संस्कृत कहलाएंगे। लेकिन साथ ही उसे अनेक बातों का ज्ञान है जिनसे शायद न्यूटन जो है अपरिचित ही रहा। हमें बहुत सारी चीज़ों का नया हमने जो ज्ञान लिया वो किस में कहलाया? जिससे जो है न्यूटन अपरिचित था, और जो आप लोगों ने नया उसमें जोड़ा तो आप क्या कहलाए? संस्कृत व्यक्ति। ऐसा होने पर आज के भौतिक विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं, न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सकें, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। क्या कहा इन्होंने? सभ्य हो गए हैं, लेकिन न्यूटन जितना संस्कृत व्यक्ति किसी नहीं कहा जा सकता। आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा रही होगी, क्योंकि किसकी ज्वाला बताई आग के आविष्कार के पीछे? बच्चों, किसके आग की ज्वाला बताई? पेट के आग की ज्वाला। हाँ, जिसके कारण हमें आग का आविष्कार करना पड़ा। सुई धागे के आविष्कार में शायद शीतोष्ण से, बरसात से बचने के लिए शरीर को सजाने की प्रवृत्ति का विशेष हाथ रहा होगा। आप कल्पना कीजिए, आदमी की जिसका पेट भरा है, तन ढका है, लेकिन वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ रात के जगमगाते तारों को देखता है, तो केवल उसको इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वह यह जानने से परेशान है कि आखिरी यह मोतियों से भरा हुआ थाल क्या है। मन में जो है क्या प्रश्न उठते हैं कि आकाश में इतने तारे कैसे जड़े हुए हैं। पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। क्या कहा लेखक ने? पेट भरना और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। पेट भरा और तन ढका होने पर भी ऐसा मानव जो वास्तव में संस्कृत है वह निठल्ला नहीं बैठ सकता। आपने देखा होगा, जिसके अंदर कोई ना कोई हुनर होता है, क्या वो निठल्ला बैठ सकता है? नो मैम, नहीं बैठ सकता। जैसे आपको ज्ञान है तो आप क्या करते हो? आप पढ़ना शुरू कर देते हो और अपने पढ़ने को क्या करते हो, उसमें आगे कुछ न कुछ आविष्कार करते हो, लेख सुधारते हो, उसमें राइटिंग करते हो, नए नए चित्र बनाते हो। ये सारे कब करते हो आप? करते हो ना? तब करते हो कि आप उसके अंदर कुछ नया आविष्कार करना चाहते हो। हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें ऐसे ही संस्कृत आदमियों से ही मिला है। बहुत बड़ा सभ्यता का अंश जो है हमें किससे मिला है? अपने बड़े व्यक्तियों से ही मिला है, किंतु कुछ हिस्सा हमें मनीषियों से भी मिला है। मनीषी मतलब मुनियों से भी मिला है, जिन्हें तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर नहीं, बल्कि उनके अंदर की सहज संस्कृति के कारण ही प्राप्त किया जाता है। कि उनके अंदर किसी चीज़ को जानने की जो है अंदर से एक सहज संस्कृति उत्पन्न होती है, उसके कारण ही वो एक भौतिक प्रेरणा का कारण बनते हैं।
रात के तारों को देखकर न सो सकने वाले मनीषी आज के ज्ञान का ऐसा ही प्रथम पुरस्कार करता था। क्या कहा? मनीषी हाँ, रात के तारों को देखकर न सो सकने वाला मनीषी हमारे आज के ज्ञान का ऐसा ही प्रथम पुरस्कार करता था। देखिए अब जो है दो बातें कही हैं लेखक ने, भौतिक प्रेरणा और ज्ञान इप्सा। कौन सी? भौतिक प्रेरणा और ज्ञान इप्सा, ज्ञान की पिपासा, ज्ञान पाने की इच्छा। क्या ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता हैं? यस मैम। दूसरे के मुंह में, ध्यान दीजिए, दूसरे के मुंह में कोर डालने के लिए जो अपने मुंह का कोर छोड़ देता है, अर्थात खुद ना खाकर वो दूसरे के मुंह में क्या करता है? उसकी भूख मिटाने के लिए कोर डाल देता है। कोर मतलब भोजन का टुकड़ा, रोटी दे देता है। हाँ, उसको यह बात क्यों और कैसे सूझती है? अब देखिए, अब बहुत अच्छी बात कही है लेखक ने। क्या कही है इस निबंध में? अब यहाँ पर माँ के बारे में बताया है कि रोगी बच्चे को सारी रात गोद में माँ लिए बैठी रहती है। कौन लिए बैठा रहता है? आपने देखा होगा जब आप बचपन में या बड़े होने पर बीमार हो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा आपके निकट कौन होता है? माँ बाप। माँ होती है ना। वह आखिर में ऐसा क्यों करती है? क्योंकि उसने आपको क्या है? जन्म दिया है। सुनते ही भाग्य विधाता लेनिन अपने डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़ों, क्या कहा? रूस का भाग्य विधाता लेनिन, लेनिन को क्या कहा रूस का? क्या कहा बच्चे? भाग्य विधाता, भाग्य विधाता। उन्होंने अपने डेस्क में रखे हुए जो डबल रोटी के सूखे टुकड़े हैं उनको खुद ना खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। आखिर वो ऐसा क्यों करता था? संसार के मजदूरों की भूख मिट जाए देखने के स्वप्न को देखते हुए खुद नहीं खाता था, वो मजदूरों को खिला देता था कि वो इतना काम करते हैं, उन्हें भी खुशी का आभास हो। कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। किसने? कार्ल मार्क्स ने। और इन सबसे बढ़कर आज नहीं, आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ जानते हो? गौतम बुद्ध ने अपना घर केवल इसलिए त्यागा था, इंग्लिश में भी था। हाँ, पुस्तक में से पढ़ रहे हैं बच्चे। इसलिए त्याग दिया था कि किसी तरह तृष्णा के वशीभूत, तृष्णा होती है हमारे अंदर, लिप्सा होती है, किसी न किसी चीज़ की इच्छाएं होती हैं, भौतिक इच्छाएं, मानसिक इच्छाएं, शारीरिक इच्छाएं, उन सब के वशीभूत लड़ती कटती मानवता सुख से रह सके। कि लोगों को सुख देने के लिए उन्होंने अपने घर का, ये चीज़ें कैसे प्राप्त हो सकती हैं, इन चीज़ों के पाने के लिए उन्होंने अपने घर को त्याग दिया था। हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता आग व सुई के धागे का आविष्कार कराती हैं वह भी संस्कृति है। जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है वह भी है। और जो योग्यता किसी महामानव से सर्वस्व त्याग कराती है वह भी संस्कृति है। ये संस्कृति के बारे में पूरा बताया है। ठीक है, संस्कृति जो है क्या कही है? आग से सुई धागे के आविष्कार, तारों की जानकारी और योग्यता जो कि सर्वस्व मानव का जो है त्याग कराती है, वो सब क्या कहलाई है? संस्कृति। जो अपने सुखों का त्याग कर दूसरों के जीवन में सुख डालना चाहती है वो सब क्या है? संस्कृति। और सभ्यता है, सभ्यता संस्कृति का ही परिणाम है। सभ्यता क्या है? संस्कृति का परिणाम। हमारे खाने पीने के तरीके। अब देखिए, अब जो है हम कैसे संस्कृत व्यक्ति कहलाते हैं। ये दीप नाम से कौन बच्चा है? ये अपना माइक ऑफ कर ले। हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, हम जो है जो भी ओढ़ते पहनते हैं सलीके से पहनते हैं। हमारे आने जाने के साधन,
हमारे परस्पर कट मरने के तरीके, हमारी सब क्या है, सभ्यता है। मानव की जो सभ्यता उसे आत्म विनाश के साधनों का आविष्कार कराती है उसे हम संस्कृति नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, असंस्कृति। जो व्यक्ति को क्या कराती है, संस्कृति। जो व्यक्ति को मरने कटने तक के तरीके की वो बताती है। ठीक है। अब देखिए, जिन साधनों के बल पर दिन रात आत्मविनाश में जुटा हुआ है, आपने देखा होगा कहीं रूस का कहीं यूक्रेन का आपस में क्या है, झगड़ा चलता रहता है, एक दूसरे का विनाश कर रहे हैं। क्या वो सभ्य कहलाएंगे, क्या वो संस्कृत व्यक्ति कहलाएंगे? नो मैन। उन्हें No, हम man. उनकी सभ्यता समझें या असभ्यता, संस्कृति में क्योंकि असभ्यता। जन हानि हो रही है, धन हानि हो रही है, क्या हानि नहीं हो रही, सभी चीज़ की हानि हो रही है ना, सबकी क्षति हो रही है, नुकसान हो रहा यस है। मैम। संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा, क्या कहा, संस्कृति का यदि कल्याण मतलब भलाई कल्याण की, से नाता टूट जाएगा। हाँ, कल्याण का मतलब भलाई से नाता टूट जाएगा तो नाता वह टूट जाएगा। असंस्कृति होकर ही रहेगी। क्या बन जाएगी वो, असंस्कृति। और ऐसी संस्कृति का अवश्य भावी परिणाम जो है असभ्यता के अतिरिक्त दूसरा और क्या होगा। संस्कृति के नाम पर जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है, आपने देखा होगा सभी लोग जो है कभी कहते हैं ये हिंदू संस्कृति के अंतर्गत आता नहीं है, ये मुस्लिम संस्कृति के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये क्या है, जो संस्कृति के नाम पर क्या करते हैं, अनाप शनाप की बातें, ढोंग, हिंसा। हाँ, ये सब क्या है, कूड़ा करकट के ढेर का बोध है। वह न तो संस्कृति है, न रक्षणीय वस्तु, ना किसी की रक्षा कर सकती है और ना ही वो किसी को सभ्य बना सकती है। क्षण क्षण परिवर्तन होने वाला संसार में किसी भी चीज़ को पकड़कर बैठा नहीं जा सकता, क्योंकि आपने देखा होगा एक जगह अगर पानी रुक जाता है तो बच्चे उसमें दुर्गंध होती है, बदबू हो जाती है। तो पानी का निरंतर बहाव जो है वही उचित रहता है। अगर पानी निरंतर बहता रहता है तो उसमें जो है ना तो गंदगी होती, ना उसमें मतलब बदबू कीड़े होती, होते ना हैं। वो प्रदूषित होती। ठीक है। मानव ने जब प्रज्ञा Yes, ma'am. और मैत्री के भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी है जिसकी रक्षा के लिए दल बंदियों की जरूरत है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य, जिसको कि भाज्य नहीं किया जा सकता, नहीं बांटा जा सकता, और उसमें जितना अंश कल्याण का है, कल्याण मतलब भलाई का, दूसरों के लिए अच्छे कार्य का, वह अकल्याणकारी की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं स्थायी भी है। पाठ समझ में आ गया? यस मैम। कल जो है इस पाठ के प्रश्न उत्तर समझाऊंगी, ठीक है। हाँ, अब जो है क्लास ओवर होती है, अब लेफ्ट हो जाओ। देखो तुम लोग तो फटाफट हो जाओगे, और वो क्लास तो बाप रे बाप, छठी क्लास तो लेफ्ट ही नहीं होना मानते।